हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है वरुण चित्रा और स्टडी ग्रुप पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल करने जा रहे हैं। आज जो एडिटोरियल मैंने लिया है वो लिया है मैंने नीर और रीर पर। अब ये नीर और रीर क्या है, आप सबको पता है। जो $1 है वो 90 रुपीज क्रॉस कर गया है, मतलब 19 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू $1। तो ऐसा क्यों हुआ, तो आज हम उसका रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे नीर और रीर सबसे बड़े फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं किसी भी कंट्री की करेंसी को बढ़ाने में या कम करने में। क्या आप लोग को मेरी वॉइस प्रॉपर और लाउड आ रही है? क्या हम क्लास को स्टार्ट कर सकते हैं? एक बार बताइएगा, कंफर्म करिएगा। ठीक है, चलिए आज ये क्लास को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्लास में है क्या। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शाम को 8 बजे इसके ऊपर हम वोकैब का क्यूज करवा रहे हैं, और जो वोकैब का क्यूज होता है उसके अंदर हम वही वोकैब्स रखते हैं जो आज आप अभी यहाँ पे सीखेंगे। तो सुबह आप लोग को मैं कुछ वोकैबलरी सिखाता हूँ, बताता हूँ, और शाम को उसका रिवीजन हो जाता है। तो हमारे एडमिन यहाँ पर बहुत तगड़े लेवल के वोकैब के क्यूज करवाते हैं, आप आकर के देखिएगा। उन क्वेश्चंस का लेवल बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर के एनरोल हो सकते हैं। एनरोल कह रहा हूँ, आप जाकर के ज्वाइन हो सकते हैं, और इसी के ऊपर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाती है। चलिए भाई, इसके बारे में बाद में बताता हूं, पहले हम सीधा चलते हैं हमारे वोकैब सेक्शन पर। ठीक है भाई, रेडी हैं सभी? आगे चलिए, आ जाइए। देखिए, पहला वोकैब आ रहा है लैब्रिन्थाइन। तो जो लैब्रिन्थाइन होता है, इसका मतलब ये होता है कि कोई चीज एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है और मेज लाइक है। मेज मतलब पजल लाइक। तो कुल मिलाकर के आप ये बोल सकते हैं, अगर कोई चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, या इंट्रिकेट है। इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में है, उसको डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? लैब्रिन्थाइन कहते हैं। लैब्रिन्थाइन बहुत यूज होता है, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जो लैब्रा है, लैब्राडोग थिन है, मतलब लैब्राडोग कैसा है? पतला लैब्राडोग है। तो आपने जब भी लैब्राडोग देखा होगा, हट्टा कट्टा देखा होगा, लेकिन अगर आपके सामने पतला लैब्राडोग आ जाए तो आप उसमें आप मतलब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप थोड़ा सा उसमें फंस जाएंगे कि यार ये कैसे हो गया। डिफिकल्ट सिचुएशन ही हो जाएगी आपके सामने कि लैब्राडोग पतला कैसे हो सकता है। एक मिनट, लाइट कट हुई है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, तो आज का जो एडिटोरियल है उसमें देखो नीर और रीर है। हेलो 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 हेलो, अभी एक बार कंफर्म करिए, अभी सब कुछ परफेक्ट है क्या? प्लीज कंफर्म करिएगा एक बार।
परफेक्ट है सब कुछ? स्टार्ट करूं क्लास? हाँ भाई, अभी ओके, ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को, आ जाइए फटाफट। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? हम वोकैबुलरी पे थे, वोकैबुलरी पे चलते हैं। तो लैब्रिन्थाइन का मतलब अपन ने पढ़ा था, लैब्रिन्थाइन का मीनिंग अपन ने पढ़ा था कि कोई चीज बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इंट्रिकेट है, ठीक है, मतलब मुश्किल वाली है। तो दी पॉलिसी लैब्रिन्थाइन स्ट्रक्चर, तो पॉलिसी का स्ट्रक्चर कैसा है? लैब्रिन्थाइन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये कंफ्यूज कर रहा है इवन सीनियर एनालिस्ट, तो जो सीनियर एनालिस्ट है उनको भी ये पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर है कंफ्यूज कर रहा है। अगर आप इसके सिनोनिम्स देखेंगे तो कॉन्वोल्यूटेड हो जाएगा, कॉन्वोल्यूटेड बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब आता रहता है। सरप्टाइन हो जाएगा, देखिए सरप्टाइन, इसमें भी टाइन है, इसमें भी टाइन है, मतलब लगभग टाइन जैसा आ रहा है। तो आप बोल सकते हैं बाइजेंटाइन, तो बाइजेंटाइन और सरप्टाइन दोनों का मतलब क्या होता है भाई? सरप्टाइन का मतलब क्या होता है? कोई चीज बहुत ही ज्यादा उलझी हुई है, तो उलझी हुई को अपन सरप्टाइन कह देते हैं। टोर्टुअस, टोर्टुअस का मतलब होता है कोई चीज टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये भी कहीं ना कहीं डिफिकल्टी में आ जाएगा। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब होता है कोई चीज बहुत ही ज्यादा डिटेल में काम कर रखा है, तो उसको समझने के लिए ध्यान से उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तो उसको अपन इंट्रिकेट कहते हैं। तो इंट्रिकेट, टोर्टस, बाइजेंटाइन और सरप्टाइन और कॉन्वोल्यूटेड सारे ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। एक वोकैब और याद रखिएगा, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज वोकैबुलरी भी आप लोग याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। एब्स्ट्रूज का भी मतलब यही होता है कि कोई चीज डिफिकल्ट है। अगर आप एंटोनिम देखेंगे तो सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रांसपेरेंट, प्लेन और लूसिड। लूसिड के साथ एक और वोकैब याद रखिएगा, पेलुसिड, पेलुसिड। तो लूसिड, पेलुसिड दोनों का मतलब क्या होता है? कोई चीज क्लियर और क्लीन है, ठीक है। अच्छा, अगर आप यहां पे देखेंगे तो ये नाउन है लैब्रिंथ, और लैब्रिन्थाइन एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव बनाना है तो आपको थाइन लगाना पड़ेगा, मतलब आई एन ई लगाना पड़ेगा। आई होप पहला वोकैब आपको क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आज देखिए, अनइनिशिएटेड, आपको इनिशिएट का मतलब पता है? यहां पर बस अनइनिशिएटेड लिखा हुआ है। तो इनिशिएट का मतलब क्या होता है? शुरुआत करना। आपने शुरुआत कर दी, आपने इनिशिएट कर दिया, आपने स्टार्ट कर दिया। अगर आगे अनइनिशिएटेड लिखा हुआ है, इसका मतलब अभी तक आपने शुरुआत नहीं करी। तो इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका फिगरेटिव मीनिंग हो जाएगा कि अभी आपको कुछ मालूम ही नहीं है, आप अननोन हैं उस चीज से, आपको नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि आपने स्टार्ट ही नहीं करा। तो जैसे ही हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम नॉलेज को गैदर करते जाते हैं। तो अगर आप देखेंगे, अनइनिशिएटेड का मतलब होता है नॉट फैमिलियर विथ समथिंग, क्योंकि आपने स्टार्ट ही नहीं करा, तो आप उससे फैमिलियर नहीं हो। लैकिंग प्रायर नॉलेज, क्योंकि आपने स्टार्ट नहीं करा, तो आपको पहले की इसके लिए नॉलेज क्या चाहिए, क्या होती है, वो आपके पास नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं अनइनिशिएटेड का मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसको किसी चीज के बारे में नॉलेज ना हो, ठीक है, उसको अपन अनइनिशिएटेड कहते हैं। जिसको पहले इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, उसको अपन अनइनिशिएटेड कहते हैं। अगर मैं अनइनिशिएटेड के पहले आर्टिकल दा लगा दूं, जैसे देखो यहां पर हुआ है, आर्टिकल दा लगाया अनइनिशिएटेड से पहले, जैसे कि मान लो मैंने लिखा पुअर, पुअर मतलब कौन होता है? गरीब। अब इसके पहले मैंने आर्टिकल दा लगा दिया, तो दी पुअर। ऐसे ही अगर मैंने दी रिच लिख दिया, तो इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पूरी कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। ऐसे ही मैंने आर्टिकल दा लगा दिया अनइनिशिएटेड से पहले, तो इसका मतलब मैंने वो सारे लोगों के बारे में बात कर ली जिसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। या तो मैं उनको आउटसाइडर्स कह सकता हूं, या तो मैं ये कह सकता हूं कि उनको कोई नॉलेज नहीं है। उन लोगों की मैं बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर टॉपिक की उसको कोई नॉलेज नहीं है, उनको कोई नॉलेज नहीं है। आर्टिकल दा लगा करके लिखूंगा तो प्लूरल का सेंस देगा, ठीक है। तो ये होता क्या है? ये एडजेक्टिव होता है, आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर दी अनइनिशिएटेड, देखो आर्टिकल दा है ना, अब कहा जा रहा है अनइनिशिएटेड के लिए, मतलब उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है क्या? लीगल जार्गन कैन बी ओवरवेलमिंग। तो जिनको लीगल जार्गन नहीं पता, लीगल जार्गन का यूज हुआ है इसमें, मतलब मान लो कोई रिपोर्ट आई होगी, उस रिपोर्ट में लीगल जार्गन ज्यादा होंगे, लीगल टर्मोलॉजी ज्यादा होगी। अगर उन लोगों को लीगल जार्गन नहीं पता है, वो इसकी नॉलेज उनको नहीं है, तो उनके लिए ओवरवेलमिंग हो जाएगा, मतलब वो उसको फिर टैकल नहीं कर पाएंगे। ओवरवेलमिंग मतलब कंट्रोल और टैकल नहीं कर पाएंगे,
ठीक है, क्लियर, याद रहेगा। अनइनिशिएटेड का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट वोकैब है। हाँ, इनएक्सपीरियंस्ड। अब आ जाइए सिनोनिम्स पे चलते हैं। तो इनएक्सपीरियंस्ड हो जाएगा, एक्सपीरियंस्ड होता तो सारी नॉलेज होती, ये इनएक्सपीरियंस्ड है। देखो एक वोकैब होता है वर्स्ट, यहाँ पे लिखा है क्या, हाँ ये वर्स्ट, और वर्स्ट के बाद इन आता है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। तो वर्स्ट के बाद क्या आएगा, इन आएगा, फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है। तो वर्स्ट इनका मतलब होता है एक्सपर्ट है भाई, इस चीज में एक्सपर्ट है। तो बस वर्स्ट इन इसका क्या एंटोनिम है, हमें बताना है, इसको नॉलेज नहीं है तो इसका ही अपोजिट बना दिया अनवर्स्ट। तो अनवर्स्ट का मतलब क्या होता है, नॉलेज नहीं है, बिल्कुल ही नाइव है। अनएनलाइटेंड, अनएनलाइटेंड का मतलब क्या होता है कि भाई उतना इसको कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज को लेकर के। उसके बाद रो मटेरियल आपको पता है, इग्नोरेंट, तो इग्नोरेंट मतलब ये इग्नोर रहा, इसने ये चीज इग्नोर कर दी, मतलब इसको इसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो कुल मिला करके सिनोनिम्स इसके आपके साथ ये हो गए। एंटोनिम में आओ, नॉलेजेबल, वर्स्ट मतलब एक्सपर्ट, अडेप्ट का भी मतलब एक्सपर्ट होता है, सीजन्ड, सीजन्ड का भी मतलब भाई ये तो बहुत ही ज्यादा वर्सटाइल, वर्सटाइल भी कह सकते हैं, या अपन वेटरन भी कह सकते हैं, वेटरन, सीजन्ड, है ना, प्रोफिशिएंट, ये सब इसके एंटोनिम हो गए, जिसमें सारी ही बातें पॉजिटिव है और सारे ही एक्सपर्ट लोग हैं। अडेप्ट का मतलब एक्सपर्ट होता है। ठीक है भाई, क्या यहां तक क्लियर है आप लोगों को? और ये भी बता दिया गया आर्टिकल दा अगर इससे पहले आ रहा है तो ये फिर यहां पर नाउन बन गया, पूरी कम्युनिटी को शो करने लग गया। जैसे रिच और पुअर एडजेक्टिव होते हैं, लेकिन अगर इसके पहले आर्टिकल दा लग जाए तो पूरी कम्युनिटी को दिखाने लग जाते हैं। अगला वर्ड आपके सामने, गेज। अब आप खुद बताओ, आप अगर मुझसे रेगुलर एडिटोरियल में जुड़े हो, गेज कितनी बार आ गया, ऐसा नहीं मैं जबरदस्ती लाया, आज के एडिटोरियल में फिर गेज आया। तो गेज का मतलब होता है मेजर करना, एसेस करना, एस्टिमेट करना। मेजर करना, एनालाइज करना, एसेस मतलब एनालाइज करना, एस्टिमेट करना, एस्टिमेट लगाना। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, वी मस्ट गेज पब्लिक सेंटिमेंट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दी रिफॉर्म्स। तो कहा जा रहा है मस्ट, हमें करना ही चाहिए, हमें एक्सेस करना चाहिए, हमें इवेल्युएट करना चाहिए क्या, पब्लिक के सेंटिमेंट को, इससे पहले क्या, रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस करने से पहले। ठीक है, अच्छा अब देखो उसके सिनोनिम्स कितने इंपॉर्टेंट है। आप बताओ, हमने क्वांटिफाई पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। कब पढ़ा था क्वांटिफाई? जब हम क्वांटिफाई अपन ने एडिटोरियल में पढ़ा था, जब शायद अपन कंप्यूटर्स की बात कर रहे थे, कंप्यूटर वाला एक आर्टिकल था उसमें अपन ने क्वांटिफाई पढ़ा है। तो क्वांटिफाई का भी मतलब क्या होता है, मेजर करना, एसेस करना, एस्टिमेट करना। ठीक है, इवेल्युएट आप लोग को आता ही है सभी को। हमने अप्रेज भी बहुत बार पढ़ा है। कैसे? मैंने आपको कहा था, देखो एक अप्रेज होता है, एक अप्रेज होता है और एक अप्राइज होता है। एक अप्रेज होता है, एक अप्राइज होता है। तो मैंने कहा था यहां पर देखो ए आ रहा है ना, तो ए से क्या होता है, एनालिसिस होता है, ये मैंने आप लोग को बोला था। यहां पर आई आ रहा है ना, आई से क्या होता है, इन्फॉर्म करना होता है, ऐसे मैंने आपको याद करवाया। तो टू इन्फॉर्म उसको अपन अप्राइज बोलेंगे, अप्रेज को अपन एनालिसिस बोलेंगे। ये ट्रिक मैंने आप लोग को बता रखी। कैलिब्रेट करना मतलब सुधार करना, है ना, कैलिब्रेट करना मतलब इस चीज को काउंट में लेना, कंसीडर करना, सही करना। असर्टेन मतलब सुनिश्चित करना, अश्योर करना। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी आपके सामने। चलो, एंटोनिम में मिसजज, डिस्टोर्ट, इग्नोर, ओवरलुक और मिसकैलकुलेट बहुत इजी है, आप सबको आता हो। देखो गेज वर्ब भी होता है ना, और ये नाउन भी होता है। नाउन मतलब कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो मेजर करने के काम है तब, और वर्ब जब हम कोई चीज एनालाइज कर रहे हैं तब वर्ब की तरह यूज होता है। चलो भैया, पैनोरमिक। पैनोरमिक का मतलब क्या होता है? पैनोरमिक का मतलब होता है अगर आप वाइड एंगल से देख रहे हैं। वाइड एंगल का मतलब आपने देखा होगा मोबाइल में भी ये मोड होता है। वाइड एंगल तो लिटरल मीनिंग हो गया, अगर आप फिगरेटिव मीनिंग में देखेंगे तो मतलब किसी चीज के बारे में इन डेप्थ सोचना या उसके हर एक एंगल से उसके बारे में सोचना, तो उसको अपन पैनोरमिक कहते हैं। तो बोला जा रहा है गिविंग अ वाइड कॉम्प्रिहेंसिव व्यू। तो आप स्वीपिंग कह सकते हैं, स्वीपिंग अपन ने पढ़ रखा है। स्वीपिंग का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम भी आप कह सकते हैं, एक्सट्रीम कह सकते हैं। ठीक है, स्वीपिंग। वाइड एंगल आपको ने बताई दी है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सब कुछ। ऑल एम्ब्रेसिंग, एम्ब्रेसिंग का मतलब एक्सेप्ट करना होता है, ऑल सब चीजों को एक्सेप्ट करते हुए। एक्सपेंसिव, और आप इसमें एनकम्पास भी लिख सकते हैं। हाँ, पैनोरमा कैमरा में ऑप्शन होता है, जी हाँ वही। ठीक है,
द हिल टॉप ऑफर्ड अ पैनोरमिक व्यू ऑफ द एंटायर वैली। तो जो हिल का टॉप था वो भाई एक पैनोरमिक व्यू देता था, मतलब पूरा जो वैली है, पूरा जो टाउन है वो वहां से दिख जाता था। अगर आप एंटोनिम में आएंगे तो नैरो, कन्फाइंड, रेस्ट्रिक्टेड, लिमिटेड, पार्शियल, ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे। यहां पर आप देख सकते हो नाउन और एडजेक्टिव इस तरीके से होता था। आईसी जिसके पीछे आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। इसके पीछे आईसी आ रहा है तो ये एडजेक्टिव है जनरली। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। डिसेप्टिव, डिसेप्टिव कॉमन भी है और इंपॉर्टेंट भी है। डिसेप्टिव से आप और इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी सीख जाओगे, इसलिए लिखिए। डिसेप्टिव का मतलब होता है गिविंग अ फॉल्स इंप्रेशन, चीट कर, छल कपट करना, उसको अपन डिसेप्टिव कहते हैं। मिसलीड करना, मिसलीडिंग, उसको अपन डिसेप्टिव कहते हैं, मतलब छल कपट करना। दी डाटा लुक्ड प्रोमिसिंग, डाटा यार पहले तो एट फर्स्ट मतलब पहली नजर में तो डाटा सही लग रहा था, बट दी ट्रेंड वो डिसेप्टिव, लेकिन उसका जो ट्रेंड है वो क्या है, डिसेप्टिव है। ठीक है, डिसेप्टिव है। ओके, डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग है। अब आ जाओ, देखो बगाइलिंग, बगाइलिंग का मतलब क्या होता है? बगाइलिंग का मतलब होता है कि भाई किसी के साथ छल कपट कर देना, किसी को, किसी की आंखों में धूल झोंक लेना या उसको ठग लेना, उस तरीके से बगाइलिंग का यूज होता है। बेसिकली बगाइलिंग का मतलब ये होता है कि किसी के साथ छल कपट करना। ठीक है, फेलेशियस, फेलेशियस आप लोगों को पता है गलत, और इल्यूजरी मतलब इल्यूजन क्रिएट कर देना। डुप्लीसिटियस मतलब डुप्लीकेट या फिर नकली बन करके उसके साथ कोई छल कपट कर दिया। डिल्यूसिव, डिल्यूसिव का भी मतलब यही होता है कि भाई किसी के साथ अपन ने धोखा कर दिया, उसको हमने डिसीट कर दिया। ठीक है, ये सारी वोकैबुलरी सिमिलर है। अब देखो सबके पीछे OUS, OUS या फिर SIV आ रहा है, मतलब ये सब एडजेक्टिव है। अब मैं आपको बताता हूं इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। देखो बगाइलिंग इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आता रहता है बगाइलिंग, है ना, और डिल्यूसिव, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्या यहां तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इंसीडियस, इंसीडियस, इंसीडियस इंपॉर्टेंट वोकैब। क्यों? क्योंकि इंसीडियस का मतलब होता है कोई चीज हार्मफुल है लेकिन धीरे धीरे पता चलेगा, धीरे धीरे पता चलेगा कि वो हार्मफुल चीज है, मतलब उसका असर धीरे धीरे होगा। तो इंसीडियस का मतलब होता है हार्मफुल इन अ ग्रेजुअल, सटल, सटल का मतलब वही छोटे 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 तरीके से, धीरे 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 तरीके से हार्मफुल हमारे को लगने लगेगा। स्टिल्थी डेंजरस, स्टिल्थी डेंजरस का मतलब क्या है? मतलब ऐसे क्लियरली पता नहीं चलेगा वो डेंजरस है, लेकिन उसका असर धीरे 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 वो हमारे लिए हार्मफुल और डेंजरस होता चलेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हो धीरे धीरे नुकसान पहुंचाने वाला, है ना। और अपन ये भी कह सकते हैं स्टिल्थी का मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई कोई चीज छुप, मतलब छुपके या सीक्रेटली कोई चीज हो रही है, पता नहीं चल रहा, सरफेस से पता नहीं चल रहा, अंदर ही अंदर वो चीज हार्मफुल है। अच्छा, ट्रिचैरस, भाई ट्रिचैरस का मतलब क्या होता है? ट्रिचैरस का मतलब होता है पाखंडी, पाखंडी को भी अपन ट्रिचैरस कहते हैं। और ट्रिचैरस को अपन नेगेटिव वोकैब की तरह ट्रीट करते हैं कि कोई चीज सही नहीं है, कोई चीज सही नहीं है, नेगेटिव है, उस वे में भी अपन ट्रिचैरस लगाते हैं। वैसे पाखंडी भी होता है इसका मतलब। परनीशियस मतलब हार्मफुल, परनीशियस मतलब हार्मफुल। सरप्टिशियस मतलब कोई चीज चोरी छुपे करना, सरप्टिशियस तरीके से करना, सीक्रेटली करना। स्टिल्थी, उसके बाद मैलिग्नेंट, तो मैलिग्नेंट का भी मतलब क्या होता है कि भाई कोई चीज हार्मफुल है अपने लिए। ठीक है, आज एग्जांपल पढ़ते हैं। द इंसीडियस स्प्रेड, अब देखो इंसीडियस स्प्रेड हो रहा है मतलब कोई चीज धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है और वो हार्मफुल है। ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन अनसेटल दी कम्युनिटी, तो जो मिस इन्फॉर्मेशन थी वो है ना धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी। अब इंसीडियस आ गया ना, इंसीडियस से आपको पता लगना है यार ये धीरे धीरे स्प्रेड हो रही थी चीज और ये हार्मफुल चीज थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि ये अनसेटल्ड कर रही थी कम्युनिटी को, कम्युनिटी के अंदर थोड़ा सा एंजाइटी, दिक्कतें आ रही थी इसकी वजह से, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे फैल रही थी। तो आप हार्मलेस बोल सकते हैं, इनोकुअस बोल सकते हैं, इनोकुअस, इनोकुअस। ठीक है, इनोकुअस का मतलब क्या होता है कि कोई चीज हार्मलेस है, तो हार्मलेस बोलो या इनोकुअस बोलो एक ही बात।
ओवर्ट, ओवर्ट का मतलब क्लियर होता है, बेनाइन का मतलब अच्छा होता है, सेफ आपको पता है, ट्रांसपेरेंट आप लोगों को पता है। क्या यहां तक क्लियर है बताइए। चलिए, ये अगर आप देखेंगे एक बार नजर मारिए, इंसीडियस जो आपने पढ़ा है तो एडजेक्टिव है, क्यों? क्योंकि पीछे ओ यू एस है। एल वाई लगाओगे तो एडवर्ब हो जाएगा, एन ई डबल एस लगाने से नाउन बन जाता है एडजेक्टिव में। चलो, कॉस्टिंग, देखो अभी तक आपने कॉस्ट पढ़ा होगा, आप लोगों ने कॉस्ट पढ़ा होगा। कॉस्ट, कोस्ट का मतलब क्या पढ़ा था अपन ने? कोस्ट का मतलब अपन ने पढ़ा था भाई पानी, मतलब पानी का किनारा, पानी का किनारा चलो, रिवर का किनारा, सी, है ना। तो कुल मिलाकर के कोस्ट का मतलब अभी तक अपन ने ये पढ़ा था। लेकिन अगर मैं कोस्टिंग वोकैब का यूज कर रहा हूं, कोस्टिंग आईएनजी फॉर्म लगा करके अगर मैं इसका यूज कर रहा हूं, तो इसका मतलब होता है टू प्रोग्रेस विदाउट मच एफर्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई चीज किनारे पे अपने आप बहती हुई चली गई, तो उसको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ा खुद से, अपने आप पानी के साथ साथ बहती हुई किनारे तक चली गई, तो उस वे में आप कोस्टिंग को यूज कर सकते हो। और दूसरा इसका मीनिंग क्या होता है? टू मूव स्मूथली परफॉर्मिंग विथ मिनिमल एफर्ट। तो स्मूथली परफॉर्म करना जिसमें एफर्ट्स मिनिमल हो, कम हो। आगे बात समझ में? ठीक है, तो कोस्ट आप लोगों ने पढ़ा था, यहां पे कोस्टिंग है, वर्ब की तरह सेंस आ रहा है, बिना ज्यादा प्रयास के आगे बढ़ना, धीरे धीरे चलना। क्या यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब इसके ना दो मीनिंग होते हैं, दो, सॉरी, इसके ना दो मीनिंग होते हैं, दोनों मीनिंग को समझिएगा। एक मीनिंग क्या है? ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना और आगे बढ़ते चलना धीरे धीरे स्मूथली। एक इसका मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना, मतलब एक नेगेटिव वे में भी इसका यूज हो जाता है, धीरे धीरे चलना। मतलब मैं आपको बताता हूं, जैसे देखो यहां पर एक वोकैब लिखी हुई है मिएंडरिंग, यहां पे एक वोकैब लिखी हुई है आइडलिंग। ठीक है, अगर आप मिएंडरिंग को देखेंगे तो मिएंडरिंग का मतलब होता है कि वहां पर इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, लेकिन आप लगा रहे, मतलब जानबूझ करके आप धीरे कोई काम कर रहे हैं, या धीरे कोई काम हो रहा है, जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना ज्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर आप कोस्टिक का मीनिंग देखेंगे तो दो मीनिंग आएंगे, एक तो बिना एफर्ट्स के चलना और धीरे धीरे चलना, मतलब उस जगह पे जितना टाइम देना चाहिए था उससे ज्यादा टाइम दे देना, या वहीं मंडराते रहना। तो उस वे में भी इस वोकैब का यूज होता है, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। जैसे देखो, आफ्टर ईयर्स ऑफ हार्डवर्क, कहा जा रहा है सालों की हार्डवर्क करने के बाद ही वो सिंपली कोस्टिंग थ्रू द फाइनल सेमेस्टर। तो बोला जा रहा है वो सिंपली कोस्टिंग कर गया, मतलब फिर बिना किसी एफर्ट्स के आराम से स्मूथली वो क्या कर गया? पास कर गया फाइनल सेमेस्टर्स को, क्योंकि उसने पहले ही हार्डवर्क करके बैठा था। सिंपली कोस्टिंग मतलब सिंपली वो पास कर गया, स्मूथली पास कर गया फाइनल सेमेस्टर्स को। अगर आप देखेंगे तो ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग का मतलब वही स्मूथली चलते रहना। ड्रिफ्टिंग, क्रूजिंग, क्रूजिंग का मतलब क्या होता है? क्रूज, क्रूज का मतलब होता है भाई चलना, है ना। क्रूजिंग का मतलब चलना, चलते चले गए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आप लोग देखेंगे कि भाई कोस्टिंग के दो मतलब निकल करके आ रहे हैं। एक मतलब तो आप लोग समझ गए, चलना चलना, किनारे पे बिना मेहनत के पहुंच गया। दूसरा कहीं ना कहीं इसका मतलब ये भी होता है कि कोई चीज हद से ज्यादा टाइम लिए धीरे धीरे चल रही है। ठीक है, ये अभी पैसेज में आएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंटोनिम देखो, स्ट्रगल करना, स्ट्रगल करना मतलब स्ट्रगल कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग का भी मतलब स्ट्रगल करना होता है। एक्सर्टिंग, टॉयलिंग और स्ट्राइविंग, अरे स्ट्राइविंग दो बार आ गया क्या? ठीक है, स्ट्राइविंग का मतलब स्ट्रगल करना ही होता है, दोनों एक ही बात है। ठीक है भाई। अच्छा, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये कोस्ट है, ये तो नाउन की तरह यूज हुआ है, ये कोस्ट आप लोग को पता ही है। अगर कोस्ट वर्ब की तरह यूज हो तो ये उसके फिर मीनिंग्स होंगे जो आज हमने अभी यहां पर पढ़े। चलिए भाई, अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ भाई, स्टिंग, स्टिंग हो सकता है आप लोग पहली बार सुन रहे हो वो क्या। स्टिंग का मतलब क्या होता है? देखिए, स्टिंग का मतलब होता है, मैं इसके दोनों मीनिंग बताऊंगा। एक इसका लिटरल मीनिंग होता है, लिटरल मीनिंग मतलब, एक लिटरल मीनिंग का मतलब ये होता है ये वोकैब इस चीज के लिए बनी है।
एक फिगरेटिव मीनिंग होता है, मतलब इस चीज को रिलेट करके हम वो कंसेप्ट निकाल लेते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट निकाल लेते हैं, उसको अपन फिगरेटिव मीनिंग कहते हैं। तो इसका लिटरल मीनिंग ये होता है कि कोई चीज चुभाना, ठीक है, कोई चीज चुभाना। तो आप कह सकते हो टू हर्ट शार्पली, फिजिकली और इमोशनली। तो स्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज चुभाना। तो फिजिकली अगर अपन चुभाएंगे तो लिटरल मीनिंग हो गया, या इमोशनली वो चीज चुभ रही है तो वो भी इसमें क्या हो गया, सॉरी, अगर फिजिकल चुभाएंगे कोई चीज तो वो लिटरल मीनिंग हो गया। इमोशनली पे अगर आप जाओगे तो वो कहीं ना कहीं फिगरेटिव और लिटरल में ही काउंट होगा, ज्यादातर लिटरल में ही काउंट होगा। अब आगे बढ़िए, अ शार्प पेन और सडन हर्ट। तो अगर शार्प पेन हो रहा है या अचानक से कोई हर्ट हो रहा है तो उसको भी अपन स्टिंग कहते हैं। और अगर हम इसको फिगरेटिव मीनिंग में समझेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि यार इससे आगे दिक्कत हो सकती है, आगे दिक्कत हो सकती है। फिजिकली कोई चीज नहीं चुभ रही है, तो कोई चीज अगर फिजिकली चुभ रही है, फिजिकली कोई हर्ट हो रहा है तो उसको अपन लिटरल मीनिंग मानेंगे। और फिगरेटिव में लोगे तो मतलब इससे नुकसान हो सकता है, इससे दिक्कत है, तो फिगरेटिव मीनिंग में ये नेगेटिव वोकैब की तरह ट्रीट होगा। एग्जाम्पल देखो, हिज हार्श क्रिटिज्म स्टिल मैनेज टू स्टिंग। क्या कहा जा रहा है, उसका जो हार्श क्रिटिज्म था, उसने जो हार्श क्रिटिज्म करा, अभी तक हम उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अभी तक वो हमें स्टिंग कर रहा है, मतलब अभी तक वो हमें चुभ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टिंग है वो आकर के फिजिकली तो नहीं चुभ रहा है, मतलब फिगरेटिव मीनिंग में इसको स्टिंग को लिखा गया है। कुल मिलाकर के स्टिंग को अपन नेगेटिव वे में यूज करेंगे, इसका मतलब कोई चीज चुभना, दर्द देना, दुख होना, ठीक है। अच्छा, अब देखो आपको लग रहा होगा स्मार्ट यहां पर क्यों लिखा है, स्मार्ट तो पॉजिटिव वर्ड है। तो देखो अगर स्मार्ट एडजेक्टिव की तरह आता है, जैसे मान लो मैंने लिखा स्मार्ट बॉय, तो यहां पे जो स्मार्ट आया है एडजेक्टिव की तरह आया है, लेकिन स्मार्ट एक वर्ब की तरह भी यूज होता है, आपको शायद पता नहीं होगा। अगर स्मार्ट वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज चुभ रही है या कोई चीज चुभा रहा है, ठीक है। तो अगर स्मार्ट वर्ब की तरह यूज हुआ है तो उसका मतलब स्टिंग होगा, मतलब कोई चीज चुभना होगा। हाँ, आप डंक मारना भी कह सकते हो, जी हाँ, डंक मारना भी अपन कह सकते हैं। क्लियर बात, आगे समझ में। प्रिक, प्रिक का भी मतलब चुभाना होता है, बाइट तो आपको पता ही है। जैब का मतलब क्या होता है, जैब का मतलब होता है चेक करना, ये चीज सॉफ्ट है या नहीं है, मतलब कोई चीज नोकीली चीज से चेक करना कि सही है या नहीं है, उसको जैब कहते हैं। वाउंड मतलब घाव होता है। तो कुल मिला के स्टिंग एक नेगेटिव वोकैब है। एंटोनिम देखोगे तो सूथ, कंफर्ट, रिलीव, काम और ईज, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा। स्मार्ट को याद रखना, स्मार्ट अगर एडजेक्टिव है तो स्मार्ट पॉजिटिव है, स्मार्ट अगर वर्ब है तो स्मार्ट नेगेटिव है, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओ वोकैब। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अब हम आ रहे हैं कुछ ईडियम्स पे, क्योंकि आज का जो एडिटोरियल है उसमें ईडियम्स बहुत ज्यादा है, ईडियम्स का ज्यादा यूज किया गया। देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर, ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर का मतलब क्या है, देखो आपको दिख रहा है ना, व्हाइट बैकग्राउंड है, उस पर ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, क्लियरली देख पा रहे हो। तो ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर का मतलब होता है अ सिचुएशन दैट इज क्लियर कट, एक ऐसी सिचुएशन जो क्लियर कट है, सिंपल है, विदाउट कॉम्प्लिकेशन है, हैविंग ओनली टू ऑब्वियस साइड, या तो हाँ या तो ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है। द मैनेजर ट्रीटेड द डिस्प्यूट एज अ ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर इवन दो इट हैड मेनी ग्रे एरियाज। अच्छा अब देखो सुनो क्या कहा जा रहा है। तो यहां पे बोला जा रहा है भाई उस डिस्प्यूट में बहुत सारे ग्रे एरियाज थे, ग्रे मतलब ऐसे एरियाज थे जो क्लियर नहीं थे, उसके बावजूद भी जो मैनेजर था उसने इस डिस्प्यूट को कैसे ट्रीट करा, ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर में, मतलब क्लियर कट अफेयर में ट्रीट करा, ठीक है ओके। मिसिंग दी फॉरेस्ट फॉर दी ट्रीज, तो बोला जा रहा है फॉरेस्ट, आप जंगल को मिस कर दोगे ट्री के चक्कर में। तो ट्री होता है छोटा सा, जंगल होता है बहुत बड़ा, तो एक पेड़ के चक्कर में आप जंगल ही मिस कर रहे हो, तो मतलब छोटी छोटी चीजों के लिए आप बड़ी चीज को मिस कर रहे हो। तो फोकसिंग टू मच ऑन स्मॉल डिटेल्स एंड फेलिंग टू अंडरस्टैंड दी बिगर पिक्चर, अगर स्मॉल चीज पे ज्यादा फोकस कर लेंगे तो बड़ी पिक्चर हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, बड़ी पिक्चर हमारे हाथ से निकल जाएगी।
तो बाय आर्ग्यूइंग ओवर माइनर एरर्स, आर्ग्यू कर रहा था माइनर एरर्स पे, छोटी छोटी एरर पे, द टीम वाज मिसिंग द फॉरेस्ट फॉर द ट्री, तो टीम जो है वो बड़ी पिक्चर मिस कर गई। स्क्रैचेस द सरफेस, अब देखो सरफेस को स्क्रैच कर, अगर सरफेस को अपन स्क्रैच कर रहे हैं तो उसका मतलब हम सरफेस पे ही लगे हुए हैं, अंडर डेप्थ में नहीं गए, ठीक है, क्योंकि हम सरफेस को ही स्क्रैच कर रहे हैं। तो अगर हम सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं तो डील विथ ओनली अ स्मॉल सुपरफिशियल पार्ट ऑफ समथिंग, नॉट गो डीप, तो हम इन डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं, हम सरफेस को स्क्रैच कर रहे हैं, मतलब हम ज्यादा डिटेल में जाकर के कोई चीज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या कहेंगे, स्क्रैचेस दी सरफेस। तो दी रिपोर्ट ओनली स्क्रैचेस दी सरफेस ऑफ दी करप्शन स्कैंडल, तो करप्शन स्कैंडल का जो सरफेस, मतलब आप कह सकते हो जो सिर्फ, और मतलब अपन ही कह सकते हैं कि जो सुपरफिशियल डिटेल्स थी या सुपरफिशियल जो डाटा था, बस उस डाटा को ही ये रिपोर्ट दिखाता है, ठीक है, या स्क्रैच कर पाया, पहुंच पाया करप्शन स्कैंडल के सुपरफिशियल या ऊपर ऊपर से जो बहुत ही इजी बाहर से ही दिख रहा था, बस वहीं तक ही रिपोर्ट पहुंच पाई, इन डेप्थ तक नहीं गई। ग्लोस ओवर एक फ्रेजल वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है। इस फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है, ग्लोस ओवर का मतलब होता है किसी भी चीज को ढक देना, टू हाइड और ओवरलुक फोल्ड्स, जनरली फोल्ड हाइड करना है, ओवरलुक कर देना फोल्ड को, प्रॉब्लम को, डिटेल्स टू मेक समथिंग अपीयर बेटर, तो कुल मिलाकर के किसी भी चीज को हाइड कर देना, ओवरलुक कर देना, उसको अपन ग्लोस ओवर कहते हैं। एग्जांपल देखो, द स्पोक पर्सन ट्राई टू ग्लोस ओवर द कंपनी फाइनेंशियल लॉसेस, तो जो स्पोक पर्सन था वो कोशिश कर रहा था ग्लोस ओवर करने की फाइनेंशियल लॉसेस को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सभी इडियम और फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, सेपरेट्स द वीट फ्रॉम द चैफ, कहा जा रहा है वीट को चैफ से अलग करना। अब ये वीट को चैफ से अलग करने का क्या मतलब है, आपको ही पता है, वीट को अलग करना, कचरे को अलग करना, ठीक है, छिलकों को अलग करना, वीट को अलग करना, तो इसका मतलब ये है टू डिस्टिंग्विश द वैल्यूएबल और यूजफुल पीपल या फिर थिंग्स फ्रॉम द वर्थलेस वन, तो बेकार कचरे में से अच्छी चीजों को, वैल्यूएबल चीजों को निकालना, उसको अपन क्या कहते हैं, सेपरेट द वीट फ्रॉम द चैफ, अच्छी और खराब चीजों, लोगों में से फर्क करना। अरे हिंदी छोड़ो, कुल मिलाकर के ये है कि जो बेकार चीजें हैं उनमें से अच्छे लोगों को अलग कर लेना, उसको ही अपन सेपरेट वीट फ्रॉम द चैफ कहते हैं। द रिगोरस ट्रेनिंग प्रोग्राम सेपरेट्स द वीट फ्रॉम द चैफ, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है अपना वो भी यही है ना, जो अपना सिलेक्शन प्रोसेस है ना, पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो वो यही प्रोसेस है। वो लोग भी क्या कर रहे हैं, सेपरेट द वीट फ्रॉम द चैफ। कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, देखो डोर से वॉल्फ को दूर रखना, कीप द वॉल्फ फ्रॉम द डोर, इसका मतलब होता है टू हैव जस्ट इनफ मनी टू अवॉइड हंगर और पॉवर्टी। गेट बाय, एक गेट बाय एक फ्रेजल वर्ब है, गेट बाय, इसका मतलब होता है सिर्फ 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना, ठीक है, गेट बाय का मतलब होता है 2 वक्त का जो खाना है, जो नीड है उसकी जुगाड़ करना, और उसी के लिए ईडियम बनी है ये, जिसका मतलब ये है इतना ही पैसा होना कि आप हंगर और पॉवर्टी को अवॉइड कर सको। हिज पार्ट टाइम जॉब बैरली कीप्स द वॉल फ्रॉम द डोर, तो उसकी जो पार्ट टाइम जॉब थी वो मुश्किल से ही उसके मतलब उसको भूख से और उसको गरीब से दूर रख पाती थी, गरीबी से। रीड बिटवीन दी लाइंस, इसका मतलब केयरफुली पढ़ना, टू अंडरस्टैंड दी हिडन डीपर मीनिंग ऑफ समथिंग नॉट क्लियरली स्टेटेड, कोई ऐसी चीज जो क्लियरली नहीं बोली गई है, पढ़ करके डीप मीनिंग को समझना, है ना। इफ यू रीड बिटवीन दी लाइंस यू विल रियलाइज शी इज नॉट हैप्पी विद दी डिसीजन, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो वो खुश नहीं है इस डिसीजन से। ये थी आज की इडियम्स और वोकैबुलरी। अब हम चलते हैं आज के एडिटोरियल की तरफ। रेडी हो आप लोग एडिटोरियल के लिए? आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं करा है, एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए। देखो कितना इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर आप देखेंगे तो डेली द हिंदू पढ़ेंगे अगर अपन, तो द हिंदू में कभी कभी ऐसे भी आर्टिकल आते हैं जो एग्जाम रेलिवेंट नहीं होते हैं,
पॉलिटिक्स के ऊपर होते हैं, तो वो हमारे एग्जाम में कभी नहीं आएगा, तो हम उसको पढ़ते भी नहीं है। ये हमारे एग्जाम में आ सकता है, क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं रुपया जो है वो गिर रहा है, डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है। क्यों हो रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है, वो आपको पैसेज बताएगा। ठीक है भाई, तो पैसेज को स्टार्ट करने से पहले, ये आपका पूरा पैसेज है, इसको स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन आंसर पे आइए और क्वेश्चन आंसर को चेक करिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेस्ड ऑन द टेक्स्ट व्हाट इज की नेगेटिव कंसीक्वेंस ऑफ अ कंसिस्टेंटली राइजिंग रीड। अब सुनना, कहा जा रहा है अगर रीड लगातार बढ़ता गया तो आप बताइए नेगेटिव कंसीक्वेंस क्या आएगा। तो इसका मतलब जब हम पैसेज पढ़ेंगे तो हमें देखना है रीड अगर बढ़ रहा है तो उससे नेगेटिव इंपैक्ट क्या आ रहा है, आकर के आंसर लगा देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रीड है उसको डबल एज स्वॉर्ड बताया गया। डबल एज स्वॉर्ड मतलब दो धारी तलवार बताया गया। क्यों बताया गया, ऐसा क्यों कहा गया? तो लिखा हुआ होगा पैसेज में रीड क्यों डबल एज स्वॉर्ड है, तो हम आकर के पढ़ करके आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। देखो, इफ अ कंट्रीज रीड इज फेलिंग, अगर कंट्री का जो रीड है वो गिरता रहेगा तो व्हाट पॉजिटिव इकोनॉमिक इंप्लीकेशन फॉर एक्सपोर्टर इज सजेस्टेड बाय द पैसेज। तो अब बताइए पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा, अब बताइए पॉजिटिव इंपैक्ट क्या आएगा। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन देख के ही बता सकता हूं कि अगर रीड बढ़ रहा है तो कुछ नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, अगर रीड फॉल कर रहा है, अगर रीड गिर रहा है तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आ रहा है। तो रीड बहुत ध्यान से पढ़ना है, रीड के ऊपर दो दो क्वेश्चन है। आगे बढ़ जाते हैं, दो क्या तीन क्वेश्चन आगे रीड के ऊपर। कंसीडर द फॉलोइंग क्लेम्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंडाइसेस, मतलब नीड और रीड इन दोनों के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट, करेक्ट बतानी ना, हाँ करेक्ट है, तो इसके लिए तो पैसेज पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिंग रीड ऑन अ कंट्री। तो अगेन यहां पर बोला गया है कि रीड अगर गिरेगा तो आप क्या इफेक्ट आ सकते हैं वो बताइए। और है आगे नहीं। तो ये 5 क्वेश्चन है, आज ये रीड करते हैं पैसेज को। मैं टाइमर लगा देता हूं, लो। चलिए, आई होप आप सबने रीड कर लिया होगा। आ जाइए, मैं रीड कर रहा हूं, देखते हैं। देखिए, इन दी लैब्रिन्थाइन वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो कहा जा रहा है जो इंटरनेशनल की मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका जो ये कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है,
मतलब इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स को यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड बताया गया। ओके, द वैल्यूएशन ऑफ अ नेशन करेंसी इज रेयरली अ ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर। तो कहा जा रहा है कि वैल्यूएशन निकालना, किसकी वैल्यूएशन निकालना, किसी नेशन की करेंसी की, ये रेयरली, ये मुश्किल से ही ब्लैक एंड व्हाइट अफेयर होगा। मतलब ये ना के बराबर ही इजी होगा, मतलब ये डिफिकल्ट होगा। कुल मिलाकर के उल्टे तरीके से लिखा गया। रियली मतलब ना के बराबर ही ये क्लियर कट बात होगी, क्लियर कंसेप्ट होगा, मतलब ये मुश्किल कंसेप्ट है। रेदर इट इज अ नुआंस्ड स्पेक्ट्रम ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कहा गया है कि ये एक बहुत ही ज्यादा डीप स्पेक्ट्रम है, जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को लेकर के, इन दोनों के बीच में इनका जो कभी स्ट्रेंथ हो जाता है, कभी मतलब मजबूत हो जाता है, कभी वीक हो जाता है। तो इसके बीच का ये क्या है, एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम का मतलब अपन कह सकते हैं कि भाई अपन एक रेंज कह सकते हैं, है ना, अपन एक रील्म कह सकते हैं, एक डोमेन कह सकते हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस के बीच में यहां पर क्या है, एक नुआंस्ड स्पेक्ट्रम है। नुआंस्ड का मतलब क्या होता है, बहुत डिटेलिंग वाली बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती है। टू दी अनइनिशिएटेड, उन लोगों के लिए जो नहीं जानते हैं इन चीजों को। टू दी अनइनिशिएटेड, ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं इन चीजों को। अ बायलैटरल एक्सचेंज रेट सच एज रुपी अगेंस्ट द डॉलर माइट सीम सफिशिएंट टू गेज इकोनॉमिक हेल्थ। तो बोला जा रहा है कि जो लोग नहीं जानते हैं इन चीजों को, तो जो बायलैटरल एक्सचेंज रेट है, बायलैटरल एक्सचेंज रेट का मतलब जैसे यहाँ इंडिया का रुपया हो गया और वहां का डॉलर हो गया, तो कहा जा रहा है वो लोग क्या करते हैं, माइट सीम सफिशिएंट, उनको ये चीज सफिशिएंट लगती है, टू गेज मतलब नापने के लिए, मेजर करने के लिए, एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक हेल्थ। तो जो लोग नहीं जानते उनको लगता है यार 90 रुपये हो गया डॉलर, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी वीक है। वो लोग यही समझ करके, जिनको नहीं पता कि ये चीजें क्या होती हैं, वो लोग तो यही सोचते हैं ना कि इकोनॉमिक हेल्थ सही नहीं है या सही है, वो सिर्फ यही देख लेते हैं एक्सचेंज रेट क्या चल रही है वो करेंसी की। अब आगे बोला जा रहा है हाउएवर रिलाइंग सोलेली, अब सोलेली आ गया तो आपको ओनली मान करके चलना है, सोलेली मतलब ओनली, और ओनली लिखा गया। अब अगर ऑप्शन में ओनली आए इस लाइन के लिए या इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, तो आप गलत नहीं करेंगे क्योंकि पैसेज में ही लिखा हुआ है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है however relying only on such singular matrix is akin to missing the forest for the trees। तो कहा जा रहा है अगर आप इसी मैट्रिक्स पे टिके रहे कि भाई एक्सचेंज रेट क्या है, एक्सचेंज रेट किसकी ज्यादा है किसकी कम है, तो आप अगर उससे ही आइडिया लगा लोगे कि इकोनॉमिक की हेल्थ कैसी है, तो इसका मतलब आप फॉरेस्ट मिस कर रहे हैं ट्री के चक्कर में, मतलब आप बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हैं। अकेन टू का मतलब क्या होता है, ईगर टू होता है। तो बोला जा रहा है ऐसी चीजों पे रिलाई करना। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिलाइंग के लिए, रिलाई करना उसके लिए जा रहा है। तो रिलाई करना किस पे, सच सिंगुलर मैट्रिक्स पे। ये जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इस पे रिलाई करना इज अकीन टू, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप फॉरेस्ट के चक्कर, ट्री के चक्कर में फॉरेस्ट मिस कर दोगे, मतलब बहुत बड़ी डिटेल्स को आप मिस कर दोगे। आगे बोला जा रहा है टू ट्रूली ग्रैप्स a country external competitiveness, economists must delve deeper into the weighted basket of the nominal effective exchange rate and its more astute sibling the real effective exchange rate। अब यहां तक मैं आपको समझाता हूं कैसे आप लोगों को इसको डिकोड करना है। हाँ सॉरी नहीं, हाँ वो कीन टू होता है, ठीक है। अकीन टू का मतलब सिमिलर टू, मैं उसको उस कीन टू में ले गया, ठीक है भाई, है ना। अकीन टू इज इक्वल टू सिमिलर टू, है ना, मैं इसको कीन टू समझ बैठा था। हाँ भाई यहां तक हो गया। तो यहां पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम रिलाई करेंगे ओनली ऐसे सिंगुलर मैट्रिक्स पे, तो ये रिलेटेड, ये मतलब सेम उसी समान है जैसे कि आप ट्रीज के चक्कर में फॉरेस्ट को मिस कर रहे हैं, ठीक है। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप इसको सच में समझना चाहते हैं, ग्रैप्स करना चाहते हैं कंट्री के एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस को, कि कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस कैसी है, तो जो इकोनॉमिस्ट हैं मस्ट डेल
मस्ट डेल्व का मतलब डेल्व के बाद अगर आप इनटू लगा रहे हैं, डेल्व के बाद इनटू ही लगता है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, डीप में जा करके एनालाइज कर रहे हैं। टू डेल्व डीपर इनटू द वेटेड बास्केट ऑफ द नॉमिनल इफेक्टिव रेट। तो आपको नीर और एंड इट्स मोर एस्ट्यूट सिबलिंग, मतलब इसी का एक भाई, लेकिन वो और भी ज्यादा एस्ट्यूट है। एस्ट्यूट कल हमने पढ़ा है, कल के ट्यूटोरियल में। एस्ट्यूट का मतलब क्या पढ़ा था, क्लेवर, कल ही पढ़ा है। एस्ट्यूट का मतलब क्या था, क्लेवर। इसी का एक और क्लेवर भाई है, सिबलिंग है, भाई या बहन जो भी कह लो। वो कौन है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो कहने का मतलब ये है, नीर से ज्यादा जो प्रायोरिटी है वो किसको दी गई है, रीर को दी गई है। अब ये होता क्या है, मैं आपको एक बार समझा देता हूं, फिर हम आगे बढ़े, है ना। मैं एक बार समझा देता हूं ये रीर और नीर क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक होता है नीर, एक होता है रीर। मतलब सिंपल तरीके से बताऊंगा, पूरा इकोनॉमिक्स तो हमारे को बनना नहीं है। अगर मैं सिर्फ नीर की बात कर रहा हूं ना, सिर्फ नीर की, तो नीर क्या करेगा, सिर्फ ये देखेगा कि ये कंट्री है, मान लो इंडिया है और वर्सेस यूएस। ठीक है, यूएसए नहीं, मैं एक काम करता हूं, चाइना ले लेता हूं, चलो, या चलो यूएस ले लेते हैं, क्योंकि अपन डॉलर से कंपेयर कर लेंगे। अब नीर का मतलब क्या होता है, नीर सिर्फ यही देखेगा, यहां के 90 रुपए यहां के $1 के बराबर है, बस नीर यही देखेगा। जो नीर है वो एक ही मैट्रिक्स पे काम करेगा कि यार यहां पे 90 है और यहां पर $1 है, बस वो ये चीजों को देखेगा। लेकिन नीर के अंदर ये चीज नहीं आएगी कि यहां इन्फ्लेशन कितना है और वहां इन्फ्लेशन कितना है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, यहां पर इन्फ्लेशन का मतलब ये है, मान लो मैकडोनल्ड का बर्गर है, बर्गर से हम पता लगाते हैं कि भाई इन्फ्लेशन, दोनों कंट्री के बीच में इन्फ्लेशन को चेक करना हो तो मैकडोनल्ड का बर्गर इंडिया में भी है और यूएस में भी होगा। बर्गर, क्योंकि बर्गर हर जगह मिल जाता है इसलिए। अब मान लेते हैं इंडिया में जो बर्गर है वो 80 रुपीज का है, इंडिया में जो बर्गर है वो 80 रुपीज का है। अब देखेंगे यूएस में बर्गर कितने का है, तो यूएस में अगर बर्गर $1.5 का है, $1.5 बोले तो 90, 45 तो 135। अब आप देखो यहाँ पे 80 रुपीज का बर्गर है, वही बर्गर अगर आप वहां खाओगे तो कितना रुपए बढ़ करके आ रहा है, तो इसको अपन कहते हैं इन्फ्लेशन। मतलब जो चीज इंडिया में 80 रुपीज की मिल रही है, अगर आपको लग रहा है कि यार डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, तो अगर आप वहां पर जाकर के वही बर्गर खरीदोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब अगर डॉलर ज्यादा रुपए रख भी रहा है तो डॉलर ज्यादा रुपए खर्च करवा भी रहा है। तो यहां से अपन इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं और वो इन्फ्लेशन रीर के अंदर आ जाता है। यही आज हम इस एडिटोरियल में सीखेंगे कि भाई रीर जो होता है वो नीर का बड़ा भाई होता है, या और भी ज्यादा चालाक भाई है, एस्ट्यूट है, भाई या बहन आप कुछ भी कहते। आई बात समझ में। इन्फ्लेशन को हमारे को चेक करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कि वाकई में ही कि जो डॉलर है वो मजबूत हुआ है या जो रुपी है वो वीक हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे बोला जा रहा है नीर एक्ट्स एज द इनिशियल बैरोमीटर। तो नीर जो होता है वो इनिशियल बैरोमीटर होता है, रिप्रेजेंटिंग अ वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट अगेंस्ट अ बास्केट ऑफ करेंसीज फ्रॉम मेजर ट्रेडिंग पार्टनर। अच्छा, तो यहां पे कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंट करता है वेटेड एवरेज ऑफ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट। ये सिर्फ बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट को कंपेयर करता है किसके अगेंस्ट, एक ऐसी बास्केट के अगेंस्ट जहां पे करेंसीज होती हैं और भी मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स की। तो कुल मिलाकर के कंसेप्ट होता है, पूरा कंसेप्ट हमारे को सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में ये अगर इससे रिलेटेड आर्टिकल आएगा तो बस इतना ही आएगा जितना यहाँ पर दे रखा है नीर और रीर। पूरा इन डेप्थ हमारे को पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे इन डेप्थ अगर बास्केट का मैं आपको सेंस बताऊं तो बास्केट का सेंस ये होता है कि मान लो हमारे को इंडिया का हमारे को नीर निकालना है, नीर सपोज, तो हम देखेंगे हम किस किस के साथ ट्रेड करते हैं। हम यूएस के साथ ट्रेड करते हैं, हम चाइना के साथ करते हैं, हम जापान के साथ करते हैं। तो ऐसे ना कुछ करेंसीज अपन उठा लेंगे अलग अलग कंट्री की। आई थिंक 40 करेंसीज होती हैं, 40 अलग अलग कंट्री की हम करेंसी को उठा लेंगे। ठीक है, अब इस 40 अलग अलग करेंसी को उठा करके
एक बास्केट बनाएंगे। बास्केट के अंदर हम देखेंगे यार यूएस में हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड हो रहा है, तो यूएस के लिए अपन जो एरिया है उसको अपन ज्यादा दे देंगे। यार यूएस के साथ ज्यादा हो रहा है तो एक इस बास्केट के अंदर यूएस के अंदर ट्रेड ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पे यूएस डॉलर रखो। फिर हम देखेंगे जापान के साथ सबसे कम होता है तो जापान के लिए अपन इतना सा बना देंगे। फिर देखेंगे चाइना के साथ भी ज्यादा होता है तो चाइना को ऐसे ज्यादा कर देंगे, चाइना की जो करेंसी है उसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और ऐसे टोटल करके हमारा नीर निकलता है। अब ये फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में सीखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक आइडिया दिया। ठीक है, तो बास्केट का मतलब क्या है, उस बास्केट में अलग अलग कंट्री की करेंसी रखी जाती है ना, और देखा जाता है यूएस के साथ ज्यादा हो रहा है तो यूएस को ऐसे रखा जाता है। ये जो नीर है ये सारा काम ऐसे ही यूएस वाले भी करते हैं, तब जाकर के डॉलर जो है उसकी प्राइस यहाँ पे फिक्स की जाती है कि डॉलर की प्राइस कितनी होगी। ठीक है ना भाई, चलो बास्केट का कंसेप्ट होता है बेसिकली। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पर बोला गया नीर जो होता है वो सिंपल बायलैटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट को बताएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है। किसके अगेंस्ट बताएगा, वो बास्केट जो करेंसी से भरी हुई है अलग अलग मेजर ट्रेडिंग पार्टनर जिससे हम ट्रेड करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ पैनोरमिक व्यू ऑफ हाउ अ करेंसी इज परफॉर्मिंग इन द ग्लोबल एरिया। तो बोला जा रहा है ये प्रोवाइड करता है एक पैनोरमिक व्यू ऑफ हाउ अ करेंसी इज परफॉर्मिंग इन द ग्लोबल एरिया, essentially answering the question of value on paper, yet taking near at face value can be deceptive। तो बोला जा रहा है ये पेपर के ऊपर वैल्यू को निकाल करके दे देता है, लेकिन फिर भी नीर एट फेस का मतलब अगर अपन ज्यादा डेप्थ में नहीं जाए, अगर अपन ऊपर से नीर की वैल्यू को देखें या नीर को समझे तो इसकी वैल्यू डिसेप्टिव भी हो सकती है, मतलब मिसलीडिंग भी हो सकती है। आगे बोला जा रहा है while it captures the fluctuation of currency value, it fails to account for the insidious erosion of purchasing power caused by inflation। देखा, तो यहां पर कहा जा रहा है हालांकि while लिखा हुआ है, हालांकि कैप्चर कर लेता है फ्लक्चुएशंस को, करेंसी की वैल्यू में जो भी फ्लक्चुएशन आती है उसको ये कैप्चर तो कर लेता है, लेकिन ये फेल हो जाता है अकाउंट फॉर। टू अकाउंट फॉर का मतलब कंसीडर करने में, किसको, इंसीडियस का मतलब मैंने क्या पढ़ा था, जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो हार्मफुल चीजें हैं, तो धीरे धीरे अंदर ही अंदर जो इरोजन हो रहा है, किसका इरोजन हो रहा है, परचेजिंग पावर का। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन, महंगाई है तो परचेजिंग पावर कम हो रही है, तो वो जो धीरे धीरे परचेजिंग पावर कम होती है उस चीजों को ये क्या करता है, नहीं अकाउंट कर पाता है, नहीं कंसीडर कर पाता है, इन चीजों को कंसीडर करने में ये फेल हो जाता है। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। तो कुल मिलाकर के यहां पर अभी तक ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक्स है, अगर उसके अंदर आपको वैल्यूएशन निकालनी है किसी करेंसी की तो वो सिंपल नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। और जो लोग इस बात की नॉलेज नहीं रखते वो क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई अभी इंडिया का क्या है, रुपया कितना चल रहा है, इंडिया का 90 चल रहा है, यूएस में $1 90 के बराबर, कहेंगे यार यूएस स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वीक है, ऐसा कहेंगे वो। तो बोला गया है इस एक मैट्रिक्स को ध्यान में रखना ऐसी ही बात है जैसे कि आप ट्री के लिए फॉरेस्ट को छोड़ रहे हैं, फॉरेस्ट को आप मिस कर रहे हैं। अगर आपको डीप में उतरना है तो आपको नीर और रीर को समझना होगा। नीर क्या करेगा, नीर सिंपली रेट्स को देखेगा कि यहाँ पे इतनी रेट है, यहाँ पे $1 इतने का है, वहां पे $1 इतने का है, बस नीर ये देखेगा। नीर फेल हो जाएगा इन्फ्लेशन को काउंट करने में। इन दिस सेंस, इस सेंस में नीर मैरली स्क्रैचेस दी सरफेस। तो बोला जा रहा है जो नीर है मैरली स्क्रैचेस दी सरफेस, तो आप बोल सकते हो नीर सिर्फ और सिर्फ सरफेस को स्क्रैच कर रहा है, ऑफरिंग अ नॉमिनल फिगर दैट में ग्लोस ओवर। और ये सिर्फ एक नॉमिनल फिगर देता है जो कि ग्लोस ओवर कर देता है, जो कि हाइड कर सकता है। मे ग्लोस ओवर मतलब हाइड कर सकता है क्या, द अंडरलाइंग इकोनॉमिक फ्रिक्शन कॉज्ड बाय प्राइस डिफरेंशियल बिटवीन नेशन। तो बोला जा रहा है कि हाइड कर सकता है किसको, जो इकोनॉमिक फ्रिक्शन है। इकोनॉमिक फ्रिक्शन का मतलब जो कहीं ना कहीं उनकी परचेजिंग पावर घट रही है, जो इकोनॉमी की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो रही है, पैसे की वैल्यू कहीं ना कहीं कम हो रही है, जो प्राइस डिफरेंशियल है उसको कहीं ना कहीं ग्रॉस ओवर कर देता है नेशंस के बिटवीन की। जो प्राइस डिफरेंशियल है, प्राइस के अंदर जो डिफरेंस है उसको कहीं ना कहीं ग्लॉस ओवर कर देता है। नीर के बारे में ही बताया गया है। क्या यहां तक क्लियर है, फटाफट बताइए। तो अब
अगर आपने ध्यान से देखा हो क्वेश्चन आंसर को, तो क्वेश्चन आंसर में रीर के ऊपर ज्यादा बातें हो रही थी, नीर के ऊपर कम हो रही थी। तो इस पूरी स्लाइड के अंदर नीर ही नीर भरा हुआ है, और नीर के क्या नुकसान है, क्या उसकी लिमिटेशन है, आप लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं अगली स्लाइड पे। अभी तक आपने क्या पढ़ा, नीर पढ़ा, नीर की लिमिटेशंस को पढ़ा। अब नेक्स्ट स्लाइड आपको मैं टाइमर दे देता हूं, लो भाई बनाओ और मुझे डन लिख करके दो फटाफट। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ रीड करना। तो एक बार मैं बता देता हूँ अपन ने कहाँ पे एंड करा। अपन ने एंड करा कि जो नीर है वो प्राइस डिफरेंशियल को नहीं बता पाता है, फेल हो जाता है प्राइस डिफरेंशियल को बताने। ठीक है, ये पढ़ा था अपन ने। अब इधर आओ, इट इज हेयर दैट रीर स्टेप्स इन का मतलब अब रीर आता है, अब रीर इंटरवीन करता है टू क्लियर द एयर, एयर को क्लियर करने में, मतलब ये जो प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन की, इसको दूर करने में। अब ये इन्फ्लेशन की जो कमी रह रही है, इन्फ्लेशन को जो काउंटर नहीं कर पा रहा नीर, अब रीर आया बाय एडजस्टिंग, एडजस्ट करते हुए क्या, नीर फॉर इन्फ्लेशन डिफरेंशियल बिटवीन दी होम कंट्री एंड इट्स ट्रेडिंग पार्ट। तो ये एडजस्ट करेगा नीर को, अब ये नीर को एडजस्ट कर देगा। पहले नीर आया, नीर बता गया अपनी बात कि नीर ने जो जो भी नीर के अंदर फैक्टर्स आते हैं, अब पूरे फैक्टर्स तो हमें नहीं पढ़ने, ना मैं पढ़ा सकता हूं आप लोग को, इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजी है, अपन को बस उतना ही पढ़ना जिससे हमारे को समझ में आ जाए कि रुपया और डॉलर में ये जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है। तो नीर आएगा, नीर बता देगा भाई इतना रुपया है और इतना डॉलर है, ये दिक्कत है। ओके, उसके बाद फिर एडजस्ट करेगा नीर को इन्फ्लेशन डिफरेंशियल से बिटवीन होम कंट्री, जो कंट्री जिस कंट्री के साथ, जिस ट्रेडिंग पार्टनर के साथ डील कर रही है, उन दोनों के बीच में जो नीड है उसको ये क्या करेगा, एडजस्ट करेगा। रीर स्ट्रिप्स अवे का मतलब हटाएगा डिस्टोर्टिंग इफेक्ट्स ऑफ प्राइस राइजेस। तो नीर क्या करेगा, सॉरी रीर क्या करेगा, जो डिस्टोर्टिंग इफेक्ट्स है जिससे प्राइस राइज हो रहे हैं उसको हटाएगा ये, देयरबाय रिवीलिंग द ट्रू एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन इकोनॉमी। अब फिर ऐसा करने से रिवील होगी उसकी ट्रू एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एन इकोनॉमी, उस इकोनॉमी की ट्रू कॉम्पिटिटिवनेस यहां पर क्या होगी, सामने आएगी। वन टू इग्नोर दिस एडजस्टमेंट, अब वर अगर स्टार्टिंग में लगा है तो इसका मतलब यहां पे कंडीशनल सेंटेंस है। बोला जा रहा है अगर कोई इग्नोर करेगा इस एडजस्टमेंट को, अ कंट्री एक्सपीरियंस हाई इन्फ्लेशन माइट डिसेप्टिवली अपीयर टू हैव अ स्टेबल करेंसी। कहा जा रहा है अगर कोई इस एडजस्टमेंट को इग्नोर कर देगा, मतलब सिर्फ नीर नीर पे चलता रहेगा, रीर नहीं लेकर आएगा अपने इस कैलकुलेशन में, तो वो क्या करेगा, तो वो जो कंट्री होगी वो एक्सपीरियंस कर सकती है हाई इन्फ्लेशन, माइट डिसेप्टिवली अपीयर टू हैव अ स्टेबल करेंसी। हो सकता है वो डिसेप्टिवली मतलब सिर्फ छल कपट से ऐसा लगे कि वो करेंसी स्टेबल है, लेकिन असलियत में वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, अगर आप इस चीज को नोट नहीं कर रहे तो। While in reality its goods are becoming prohibitively expensive abroad। तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो बाहर
जब आप उसको सामान को बेचने जाओगे तो वो बहुत ही ज्यादा महंगा लगेगा, वो फिर आपके सामान को, आपके गुड्स को कोई खरीदेगा नहीं। अगर आप रीर को अगर नहीं ला रहे हो कैलकुलेशन में तो। अच्छा, रीर देयरफॉर इसीलिए सर्व्स एज द एसिड टेस्ट। एसिड टेस्ट का मतलब क्या होता है, मतलब रीर को एसिड टेस्ट माना गया है, मतलब रीर को एक स्ट्रिक्ट, एक सीवियर, एक इंटेंस टेस्ट माना गया। इट सेपरेट्स द व्हीट फ्रॉम द चैफ। तो बोला गया है ये सेपरेट कर देता है व्हीट को चैफ से, बाय इंडिकेटिंग वेदर अ नेशन इज जेन्युइनली गेनिंग एन एज इन इंटरनेशनल ट्रेड और मैरिली कोस्टिंग ऑन मिनिमल फिगर्स। अब देखो क्या बोला गया, कहा गया है ये क्या करेगा, व्हीट को अलग कर देगा कचरे में से, मतलब जो भी कचरा है उसको हटा देगा, ठीक है। फिर आगे बोला गया ये इंडिकेट करेगा क्या, वेदर एक नेशन जेन्युइनली गेनिंग एन एज, क्या वो सच में एज ले रहा है, क्या वो सच में इंटरनेशनल ट्रेड में उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, उसकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो रही है, या फिर मैरिली, या फिर सिर्फ कोस्टिंग ऑन नॉमिनल फिगर्स, या वो नॉमिनल फिगर के सहारे ही आगे बढ़ रहा है, या नॉमिनल फिगर्स पे ही वो जी रहा है। तो यहां पर ये वाली बात भी बता देगा। उसके बाद आ राइजिंग रीर। अब देखो, अब आया हमारे पास क्वेश्चन कि जब रीर बढ़ेगा तब क्या होगा, जब रीर कम होगा तब क्या होगा, यही क्वेश्चन था। तो कहा जा रहा है अगर बढ़ा हुआ रीर होगा, रीर अगर ज्यादा होगा, इज ऑफन अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर रीर ज्यादा है तो फिर आपको उससे पॉजिटिव भी है और उससे नेगेटिव भी है। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब उसके अंदर कुछ पॉजिटिव बात भी है, कुछ नेगेटिव बात भी है। तो बोला जा रहा है अगर रीर अच्छा है, बढ़ा हुआ रीर है, रीर बढ़ रहा है, तो वो डबल एज स्वॉर्ड हो सकता है। कैसे? ऑन वन, एक तरफ तो इट इंप्लाइज एन एप्रिसिएशन इन द रियल वैल्यू ऑफ द करेंसी। एक तरफ तो ये क्या करेगा, एप्रिसिएशन करेगा, मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू को बढ़ा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूं, चलो मैं यहां पर आपको बताता हूं। मान लेते हैं $1 अभी जो है वो 90 रुपीज चल रहा है। अगर मान लो यूएस का रीर और बढ़ जाता है, यूएस के रीर को और बढ़ाते तो फिर $1 कितना हो जाएगा। और मैं कंपेयर इंडिया से कर पा रहा हूं जिससे कि हमारे को अच्छे से समझ में आ जाए। मान लो 100 पहुंच गया, क्यों? क्योंकि रीर बढ़ गया भाई। तो अब देखो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इंपैक्ट क्या है। इसने हमारे को क्या कहा अभी इसने हमारे को ये कहा अगर रीर बढ़ रहा है तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। कैसे? एक तरफ ये क्या करेगा, ये अप्रिशिएट कर देगा, अप्रिशिएशन ले आएगा रियल वैल्यू करेंसी में। तो रियल वैल्यू करेंसी में अप्रिशिएशन लाना मतलब आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, रियल में बढ़ गई और दिखने में भी बढ़ी रही है, ठीक है। अब देखो सुनो, सजेस्टिंग दैट इंपोर्ट्स विल बिकम चीपर। अच्छा, अब क्या कहा जा रहा है, अगर आपका रीर बढ़ा हुआ है, रीर बढ़ा हुआ है अगर आपका, तो आपका जो करेंसी का प्राइस है वो भी बढ़ जाएगा। देखो बढ़ गया, अब $1 100 का हो गया, अभी 90 था। इससे क्या होगा, इंपोर्ट चीपर हो जाएगा। इंपोर्ट मतलब कोई चीज मंगाना आसान हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। कैसे, मैं बताता हूं। मान लो पहले मैं आपको ऐसे बताता हूं, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे बता देता हूं मैं आपको। मान लो इंडिया से एक बुक अगर आपको मंगानी थी तो उस एक बुक की प्राइस 50 रुपीज थी। एक बुक की प्राइस कितनी थी? 50 रुपीज थी। अच्छा, अब क्या हुआ, अगर इंडिया से बुक मंगानी है तो 50 रुपीज थी, तो आपको पहले कितना देना पड़ रहा था? पहले $1 में कितनी बुक आ जाती थी? 45 लिख लेता हूं, 45 सही रहेगा, 45 से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो इंडिया में एक बुक 45 रुपीज की थी, तो आप $1 में 2 बुक मंगा लेते थे, 2 बुक आपने इंपोर्ट कर ली, ये यूएस के अंदर 2 बुक आ गई। अब जब आपने देखा है रुपया 100 रुपीज पहुंच गया है डॉलर के कंपैरिजन में, अब आप क्या करोगे, अब आप 2 बुक मंगाओगे। अब वो 2 बुक कितने की पड़ेगी? 90 रुपए की। आपके पास 10 रुपए और बच गए, तो 2 बुक की 2 बुक भी आ गई और 10 रुपए और बच गए, आपको प्रॉफिट हो गया। वही 2 बुक पहले $1 में 2 बुक आ रही थी, ₹1 भी नहीं बच रहा था, क्योंकि एक बुक 45 रुपीज की थी, 90 रुपए अगर प्राइस चल रहा है तो 2 बुक आएगी, ₹1 भी नहीं बचेगा। अब वापिस अगर आप 2 बुक मंगाओगे तो 2 बुक तो 90 रुपए की आई, $1 तो 100 का है, फिर 10 रुपए आपके बच गए। तो इसीलिए कहा जा रहा है अगर आपका रीर बढ़ेगा तो आप इंपोर्ट कर पाओगे, आप चीजों को बड़ी आसानी से खरीद सकते हो, क्योंकि आपकी जो करेंसी का वैल्यू है वो बड़ा है। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो
इंपोर्ट है वो चीपर हो जाएगा, मतलब आप चीजें आसानी से मंगा सकते हो। विच कैन हेल्प कीप दी वॉल फ्रॉम दी डोर, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपकी जो इकोनॉमी है ना, आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, आप चीजें मंगा लोगे। ठीक है। रिगार्डिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, ओके, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को लेकर के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का मतलब इंपोर्ट जब अपन कर रहे हैं चीज तो सस्ती पड़ रही है, महंगी नहीं पड़ रही है, तो ये वाली चीजों को हमने दूर रखा हुआ है, हमारे को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर रीर बढ़ा हुआ है तो। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखो, इट रेंडर, रेंडर मतलब डिलीवर करना, एक्सपोर्ट मोर एक्सपेंसिव एंड लेस कंपिटिटिव ऑन दी ग्लोबल स्टेज। कहा जा रहा है आपका जो एक्सपोर्ट होगा, जो आपका एक्सपोर्ट है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो लेस कंपिटिटिव हो जाएगा। अगर हम ग्लोबल स्टेज पर देखें तो पोटेंशियली वाइडिंग दी ट्रेड डेफिसिट, इससे ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो सुनो समझो। अभी आपको पता है कि यार अभी है ना 90 रुपीज हमारे को देने हैं $1 के। आपने चेक करा आईफोन 17 कितने का आ रहा है, मान लो। इसको समझना तो आपका पूरा इकोनॉमिक का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग, भाग तो नहीं गए, समझ रहे हो। देखो अभी आज प्रेजेंट की मैं बात करूं तो प्रेजेंट में 90 रुपए का $1 है। मान लेते हैं $100 का ये आईफोन है, $100 का आईफोन है, आपको जेब से कितने देने पड़ेंगे? अगर आज आप मंगाते हो तो आपको 90,000, 90,000 तो नहीं यार, हाँ 90,000 हो जाएगा, जी हाँ, है नहीं नहीं नहीं, 1000 कर लेता हूँ यार, 9,000 का तो आईफोन 17 बहुत सस्ता हो जाएगा, तो $1,000 का है। अभी आईफोन $1,000 का है, तो अगर आपको आईफोन मंगाना है तो आपको 90,000 देने पड़ेंगे, 90,000 में आपका आईफोन आ जाएगा। अब मान लो यूएस ने अपना रीर बढ़ा लिया, या यूएस का रीर बढ़ गया। अब जब यूएस का रीर बढ़ा तो वो $1 $100 का हो गया। अब वो आईफोन की रेट तो उतनी रही, $1,000 ही रही, लेकिन जब रेट बढ़ गया तो अब आपको उस आईफोन के लिए कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख देने पड़ेंगे। अब आपको कितने देने पड़ेंगे? 1 लाख देने पड़ेंगे, तो आपको 10,000 का नुकसान हो गया। आ रही है बात समझ में, बताओ। ठीक है, तो यहां पर इसलिए इसको डबल एज स्वॉर्ड कहा गया है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अपनी करेंसी का प्राइस बढ़ा लिया तो आप चीजें तो आसानी से खरीद लोगे, लेकिन आपसे कोई खरीदेगा नहीं। अब एक बंदा पहले सोचा था यार 90,000 का ले लेता हूं, उसको अचानक से पता चला अब यार अब तो 100 का हो गया, 1 लाख देने पड़ेंगे, नहीं नहीं थोड़ा सस्ता होने दे फिर लूंगा, तो आपकी कंट्री से माल बाहर जाएगा नहीं। अगर आपकी कंट्री से माल बाहर नहीं जाएगा और मंगाना आसान हो जाएगा तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, ट्रेड डेफिसिट में दिक्कत आ जाएगी। कन्वर्सली अगर इसका अपन उल्टा देखें, अगर रील गिरेगा, अगर रील गिरेगा, अब इसका उल्टा कर लो, अगर मान लो ये रील गिरा देता है तो अभी 90 का है, अगर मान लो इसने 70 रुपए कर दिया तो अब देखो आईफोन खुशी खुशी मंगाएंगे लोग। पहले 90,000 देने पड़े थे, अब 70,000 देने पड़ेंगे, कहेंगे ले भाई आईफोन मंगा ले, अब 70,000 का ही आ रहा है, ऐसा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो बोला जा रहा है अगर ये गिरेगा तो सजेस्ट दैट व्हाइल डोमेस्टिक गुड्स आर बिकमिंग मोर अट्रैक्टिव टू फॉरेन बायर्स, तो जो डोमेस्टिक गुड्स है, जो यहां पर आप चीजें बना रहे हो, अब फॉरेन बायर्स आके उसको ले लेंगे क्योंकि अब आपका प्राइस गिर गया है। अब बून फॉर एक्सपोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स के लिए बून है। द कॉस्ट ऑफ इंपोर्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज मिस्टिंग द डोमेस्टिक कंज्यूमर। अब देखो सुनो, जो कॉस्ट होगी इंपोर्टिंग एसेंशियल कमोडिटीज की, अब क्या हुआ, अगर आपने 70 रुपए का कर दिया, मतलब 70 रुपए का $1, तो अब क्या होगा, अगर आपको कोई चीज खरीदनी है तो वो जो पहले 2 बुक आ रही थी $1 में, अब आपको $1 से ज्यादा देना पड़ेगा 2 बुक खरीदने के लिए, क्योंकि अब आपकी वैल्यू कम हो गई है। तो अब इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, अब इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, एक्सपोर्ट हो जाएगा ज्यादा, इंपोर्ट कम होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो इसेंशियल कमोडिटीज है, जो लेनी ही लेनी है, मेस्टिंग, वो चुभ सकती है, वो हर्ट कर सकती है, वो दिक्कत दे सकती है, किसको? डोमेस्टिक कंज्यूमर को। दैट्स इट, ये था आज का एडिटोरियल। 2-3 लाइन और है, इसको पढ़ो और क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, बनाते हैं। कैसा लग रहा है ये एडिटोरियल, बताओ, समझ में आ रहा है?
दिमाग की बत्ती जली, क्या हो रहा है? तो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आप एक बार सर्च करना। मैं जब ये आर्टिकल निकाल रहा था तो मैंने देखा नीर कितना होना चाहिए, बढ़िया नीर किसको कहते हैं, नीर नीर। तो मैंने देखा नीर 100 होना चाहिए, 100। अभी अगर आप नीर देखोगे ना, तो अभी नीर इंडिया का 100+ चल रहा है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे कि नीर इंडिया में कितना चल रहा है, नीर की वैल्यू, तो वो 100 पॉइंट से ज्यादा आ रही है। क्यों 100 पॉइंट से ज्यादा क्यों आ रही है नीर? क्योंकि हमारा जो रीर है वो गिरा हुआ है, नीर बढ़ा हुआ है, रीर गिरा हुआ है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है अल्टीमेटली एट द एंड पॉलिसी मेकर मस्ट रीड बिटवीन द लाइन्स। पॉलिसी मेकर को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा इस इंडाइसेस को लेकर के। वाइल नीर सेट दी स्टेज, जो नीर है वो स्टेज सेट कर देता है, लेकिन रीर जो है वो डायरेक्ट प्ले करता है। डिक्टेटिंग द नैरेटिव ऑफ ट्रेड बैलेंस एंड इकोनॉमिक रेजिलियंस। सही है, रीर आकर के ट्रेड बैलेंस देखेगा, ये सब देखेगा। इन दी वोलेटाइल थिएटर ऑफ ग्लोबल फाइनेंस, कहा जा रहा है जो वोलेटाइल थिएटर है, ऊपर नीचे जो ग्लोबल फाइनेंस होता रहता है, अंडरस्टैंडिंग द इंटरप्ले बिटवीन दीज टू मैट्रिक्स इज नॉट जस्ट एकेडमिक। कहा गया है ये सिर्फ एकेडमिक बातें नहीं है, इट इज कॉर्नरस्टोन ऑफ साउंड मॉनेटरी स्ट्रेटजी। ये कॉर्नरस्टोन है साउंड मॉनेटरी स्ट्रेटजी का। क्या यहां तक क्लियर है, बताइए। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में हमने ये देखा कि हम सिर्फ क्या देखते हैं, डॉलर बढ़ रहा है ना, तो हमारे को नुकसान है, हमको नुकसान कैसे, अब हम इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे को नुकसान ही, फायदा ही हो रहा है, कहीं ना कहीं फायदा होगा। क्यों? क्योंकि अब डॉलर जब बढ़ गया, अब $1 90 का है, तो चीजें ज्यादा हमारी कंट्री से जाएंगी। जिसके पास डॉलर बढ़ा है वो इंडिया से अब ज्यादा चीजें मंगाने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको इंडिया की चीजें सस्ती पड़ेंगी। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, हम चीजें बाहर ज्यादा भेजेंगे। तो बाहर ज्यादा भेजेंगे अगर अपन चीजें, तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट था वो कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, और अब यूएस से चीजें जो लोग मंगाते थे, इंपोर्ट करते थे, वो थोड़ा धीरे इंपोर्ट करेंगे, कम इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि वहां भी डॉलर महंगा है। वो कहेंगे थोड़ा डॉलर नीचे जाने दो, डॉलर कम होने दो, फिर चीजों को मंगाएंगे, थोड़ा होल्ड कर लेते हैं। हाँ, कोई जरूरी सामान है वो मंगा लो, लेकिन अभी जो ऐसी चीजें जो नहीं मंगानी वो हम होल्ड कर देते हैं, बाद में मंगाएंगे, अभी डॉलर बहुत हाई है। ठीक है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ₹90 पहुंच गया है डॉलर से, तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट में हमारे को फायदा मिलेगा। एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, उनको और ज्यादा प्रोटेक्शन करना पड़ेगा, लोग और ज्यादा चीजें मंगाएंगे। आ रही है बात समझ में? एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि एक बिहार का नेता है, वो कह रहा है डॉलर से हमको क्या लेना, हम तो रुपए वाले हैं, हमें डॉलर से क्या मतलब, डॉलर से पूरी दुनिया चलती है भाई। अब देखो, इकोनॉमी को है ना ऐसे नहीं देखा जाता कि इंडिया में क्या चल रहा है, इकोनॉमी को देखा जाता है हमें चीजें बाहर भेजनी भी हैं, बाहर से मंगानी भी हैं। तो उस कारण करेंसी को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको आज समझ में आ गया होगा, सिर्फ डॉलर के रेट को देख करके हम ये नहीं बता सकते इकोनॉमी नीचे जा रही है, इकोनॉमी ऊपर जा रही है। हमें रीर और नीर को समझना होगा। अभी यूएस का रीर बहुत हाई है, इंडिया का रीर कम है, इंडिया का नीर हाई है। आ जाओ क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं, बताओ नेगेटिव कंसीक्वेंस क्या होंगे। Based on the text, what is the key negative consequence of a consistently rising रीढ़? अगर रीढ़ बढ़ेगा तो भाई रीढ़ बढ़ेगा तो इंपोर्ट करना आसान हो जाएगा, एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाएगा। अ डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ essential import commodities for domestic consumer, an increase in the cost of servicing the national debt held by foreign entities। अरे यार क्या डाले यार, क्या सेंटेंस डाले, सुनो मैं बताता हूं। देखो, डिक्रीज आएगा क्या कॉस्ट में, इसेंशियल इंपोर्ट सभी में डिक्रीज आएगा ना। बी ये क्या कह रहा है, एन इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग द नेशनल डेट हेल्ड बाय फॉरेन एंटिटीज। एक इंक्रीज आएगा कॉस्ट में उन सर्विसेज में जो नेशनल डेट हेल्ड बाय फॉरेन एंटिटीज। नहीं,
फॉरेन एंटिटीज के द्वारा नहीं, इसको डाउट में रख रहा हूं। आ स्ट्रेंथनिंग ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री, कहा जा रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री स्ट्रेंथन हो जाएगी ड्यू टू चीपर इंपोर्ट, इंपोर्ट चीपर हो जाएगी रॉ मटेरियल, नहीं, हमें नेगेटिव बात करनी है ना। सुनो, हमें नेगेटिव कंसीक्वेंस बता रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव, ये तो अच्छी बात बता रहा है, नेगेटिव कंसीक्वेंस बताओ। अब पोटेंशियल वाइडनिंग ऑफ ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाएगा और हम लेस कंपिटिटिव हो जाएंगे, मतलब डी आंसर आएगा, बात खत्म। आई बात समझ में? डी क्यों आएगा? ठीक है, बहुत तगड़े ऑप्शंस थे, हमारे को बस नेगेटिव कंसीक्वेंस देखना था जो हमने पढ़ा है। अगला क्वेश्चन बनाओ फटाफट। भाई बहुत मेहनत लगती है यार एडिटोरियल में, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं यार। अच्छा, सैटरडे संडे एडिटोरियल नहीं होता है, पता है ना आपको, मंडे टू फ्राइडे ही रखता हूं मैं, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है सैटरडे संडे में और अपने आगे के शेड्यूल्स पे काम करता हूं। हाँ भाई, दी पैसेज कैरेक्टराइज अ राइजिंग रीर अ डबल ए स्वेट, क्यों बोला गया? क्योंकि द बेनिफिट ऑफ चीपर इंपोर्ट्स इज काउंटर बैलेंस बाय हार्म ऑफ लेस कॉम्पिटिटिव एक्सपोर्ट, सी आंसर आ जाएगा। देखो, इट मेक बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट साइमल्टेनियसली मोर एक्सपेंसिव, नहीं, कोई एक चीज बढ़ेगी एक चीज कम होगी। इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग टू डिफरेंट वेट बास्केट ट्रेड एंड नहीं, ये कोई वेट बास्केट इसके लिए यूज नहीं होती, वेट बास्केट यूज होती है नीर के लिए, है ना। वैसे इसके लिए वेट बास्केट वाली बात अपन ने पढ़ी नहीं, तो इसलिए आराम से बी ऑप्शन काट दिया। इट इंडिकेट्स एन अप्रिसिएशन ऑफ द नॉमिनल करेंसी बट अ डेप्रिसिएशन ऑफ रियल करेंसी। कह रहा है नॉमिनल करेंसी तो अप्रिशिएट हो जाएगी, लेकिन रियल करेंसी, ये वाली बात भी हमने नहीं पढ़ी। इट इज हाईली वोलेटाइल एंड डिफिकल्ट फॉर पॉलिसी मेकर टू प्रेडिक्ट एक्यूरेटली, क्यों भाई? इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सबने सी लगाया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर रीढ़ गिरेगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट बताओ। रीढ़ गिर रहा है, अगर रीढ़ गिर रहा है तो आपको पता है रीढ़ गिर रहा है तो अब एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोग बाग आपसे चीजें मंगा लेंगे, अब आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, तो एक्सपोर्टर विल सी एन इमीडिएट डिक्रीज, नहीं, एक्सपोर्टर खुश होंगे। द कंट्री इज लाइकली टू एक्सपीरियंस एन एप्रिसिएशन इन इट्स, नहीं, एप्रिसिएशन नहीं, करेंसी कम होगी ना, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है मतलब आपकी करेंसी सस्ती है, लोग बाग मंगा पा रहे हैं, तो करेंसी बढ़ेगी नहीं, करेंसी गिरेगी। पॉलिसी मेकर विल कंक्लूड दैट द कंट्री हैज अ हाई डिग्री ऑफ इंपोर्ट इलास्टिसिटी, इंपोर्ट नहीं, द कंट्री सक्सेसफुली रिड्यूसिंग इट्स रिलायंस ऑन फॉरेन ट्रेड, नहीं, ये रहा, जो डोमेस्टिक गुड्स है आपके, जो आप घर पे बना रहे हैं, अब वो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे फॉरेन बायर्स के लिए। फॉरेन बायर्स के लिए मतलब फॉरेन वाले आएंगे, कहेंगे अरे यार ये अच्छा लग रहा है, दे दो, वो ले जाएंगे, क्यों? क्योंकि सस्ता है ना, क्यों? क्योंकि उनको सस्ता लगेगा तो वो अट्रैक्ट होंगे, आकर के बाय करेंगे, तो मतलब आपका एक्सपोर्ट बढ़ेगा। जो आपकी कंट्री में, उनके लिए तो एक ही बात है ना भाई, वो तो एक ही करेंसी में डील कर रहे हैं। जो बाहर कोई, मतलब बाहर से जो इन्वेस्टर आ रहा है या जो ट्रेडर आ रहा है, उसको लगेगा यार यहाँ तो मेरा $1 यहाँ तो 90 रुपए बना करके दे रहा है, तो यहाँ पे डालना 90 रुपए की चीज खरीद यहां से, ऐसे, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर आ जाए। आगे बढ़ो, अब बताओ इस इंडाइसेस के बारे में कौन सी चीजें करेक्ट है। अ कंट्री विथ हाई इन्फ्लेशन माइट हैव स्टेबल नीड, कह रहा जिसके पास हाई इन्फ्लेशन होगा उसके पास स्टेबल नीड होगा क्या? मास्किंग अ लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। आओ देखो मैं आपको बताता हूं ये बात सही है, क्यों सही है, देखो क्या कहा जा रहा है, अपन ने पढ़ा था डिसेप्टिवली, कैन बी डिसेप्टिव, कहा था, यहां पढ़ा था क्या? हाँ ये रहा, नहीं पढ़ा तो था कहीं तो यार अपन ने इसको, अब ऐसा तो नहीं मिलेगा पर पढ़ा हुआ है कि अगर आप रीर को नहीं लाओगे तो जो वैल्यू होगी वो डिसेप्टिव होगी, ठीक है। मैं इसी के बेसिस पे इसको सही कर दे रहा हूं। अगर आपके पास स्टेबल नीर है, मतलब अगर आपने नीर को काउंट करा, रीर नहीं लाए, तो फिर वो क्या हो सकता है, अ कंट्री विथ हाई इन्फ्लेशन, हो सकता है उस कंट्री में हाई इन्फ्लेशन हो, दिख नहीं रहा हो, और लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, और वो अपना कॉम्पिटिटिवनेस खो दे। पॉलिसी मेकर रिलाय सोलेली ऑन, क्या हमने ये पढ़ा था सोलेली, अपन ने कब पढ़ा था, सोलेली अपन ने कब पढ़ा था, मैंने आपको कहा था सोलेली को ध्यान में रखना, तो सोलेली अपन ने पढ़ा था, कहां गया भाई,
सोलेली हमने इस केस में नहीं पढ़ा था, कहा गया सोलेली, एरा देखो सोलेली हमने यहां पढ़ा था। अच्छा हमने पढ़ा था अगर सिर्फ इसी मैट्रिक्स पे अगर अपन डिपेंड रहे या इसी मैट्रिक्स को अगर अपन ने ध्यान में रखा तो हम बड़ी पिक्चर को खो देंगे। और यहां पर ये सोलेली किसके लिए लगा रहा है भाई, यहां पर ये सोलेली लगा रहा है कि जो पॉलिसी मेकर है वो सिर्फ और सिर्फ नीर पे डिपेंड होते हैं नहीं हटा, रीर सर्व्स एज द एसिड टेस्ट बिकॉज इट इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन डिफरेंशियल। बिल्कुल सही है, फर्स्ट और थर्ड सी आंसर आएगा, जो सी दे रहा है उसका आंसर करेक्ट है। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूं क्योंकि आपने रीर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, इसका आंसर आप सब होमवर्क में देंगे। और हाँ, आज की क्लास मैं यहीं तक रखता हूं, आप सब मुझे कमेंट्स में बताएंगे आज की क्लास से आपने क्या सीखा, कैसा लगा आपको आज की क्लास को करके। आपने ये तो पढ़ लिया कि भाई डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रहा है, रुपी जो है वो वीक हो रहा है, लेकिन इसके पीछे की कहानी हमें नहीं बताती और इसके पीछे के क्या इंपैक्ट हो सकते हैं ये हमें नहीं बताते, ना हमने सोचे कभी, जबकि हमें सोचने चाहिए थे क्योंकि ये टॉपिक अभी बहुत ज्यादा चल रहा है और इसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए था। अब देखो अगर रुपी हमारा 90 रुपीज हो गया है तो इसके फायदे भी हैं, इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो अब आप कहेंगे सर नुकसान कैसे, नुकसान ऐसे है, देखो हमें ऑयल तो इंपोर्ट करना पड़ेगा, अब ऑयल के लिए लगेगा डॉलर तो हमारा रुपया ज्यादा चले जाएगा, बिना ऑयल इंपोर्ट करे इंडिया रह सकती है क्या, नहीं। तो जो एसेंशियल चीज है वो तो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी ना भाई, वो तो इंपोर्ट करनी ही पड़ेगी, अगर वो इंपोर्ट करनी पड़ेगी तो रुपया ज्यादा चलेगा, ये नुकसान है। और फायदा क्या है, अब लोग ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, कहेंगे रुपया सस्ता है, डॉलर अभी महंगा चल रहा है, ले ले जितना सामान मंगाना था अगले महीने का भी अभी मंगा के रख ले, अभी सस्ते में आ जाएगा, ये फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, दोनों है। उम्मीद करता हूं आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा डॉलर और रुपए के बीच में क्या रिलेशन है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और मैं बता देता हूं जो हमारा 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहे थे उसकी एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जो आपका कल होगा, कल 9 बजे, कल 13 तारीख है, कल 13 तारीख को हम लॉन्च करेंगे मंजिल बैच 2026। आप सभी आइएगा, उसके अंदर हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई लॉन्च हो रहा है देखो नहीं, हम उसमें प्रॉपर सीखेंगे एक टॉपिक को, डिटेल में सीखेंगे एक टॉपिक को, पूरा प्रॉपर डिटेल में मैं आपको टॉपिक सिखाऊंगा। मतलब वो टॉपिक ऐसा सिखाऊंगा कि आप ये समझना आपने पेड बैच की क्लास कर ली एक, ठीक है, इतना डिटेल में वो टॉपिक होगा और वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जस्ट थोड़ी देर में इवेंट लगाता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं। तो कल सबको 9 बजे रात को क्लास में आना है लाइव। कल एडिटोरियल नहीं होगा, सैटरडे है, संडे को भी एडिटोरियल नहीं होगा। अब एडिटोरियल की क्लास मंडे को होगी 8 बजे, ठीक है। कल लेकिन रात को 9 बजे आपको आना है। कल 13 तारीख है, कल 13 तारीख को 9 बजे हम एक जबरदस्त क्लास करेंगे, मैं इवेंट लगा के शेयर करता हूं और कमेंट करेंगे, बताएंगे अच्छी क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है।